हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो लेक्चर सीरीज है, ये आप सभी को पता है कि ये टफ माना जाता है। जनरली बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनसे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स उन्हें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए इस पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगी। यानी कि ये लेक्चर सीरीज में आपको इंडियन इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में के माध्यम से ज़रूर बताइए कि कहाँ पर डाउट है, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। और ये पूरी लेक्चर सीरीज आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई भी पीएससी का एग्जाम हो, उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाली है। उसके अलावा आपको एसएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम जिनमें इंडियन इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आता हो, उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाली है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में कवर करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन इकोनॉमी में रिसेंटली क्या कवर करेंगे इन पूरी लेक्चर सीरीज में। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये समझने वाले हैं। उसके अलावा आपको ये टॉपिक्स और दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ लेक्चर सीरीज में, आने वाली लेक्चर सीरीज में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इन सभी सेक्टर्स को या इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में, और साथ ही साथ इसके कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि ये पूरी सीरीज आपको इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की, तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। यानी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। जबकि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। मैंने बार बार कहा है, अगर नहीं भी कहा है तो आप ऐसा समझिए कि हमेशा जो भी हेडिंग होती है सबसे पहले उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उस पर ध्यान देने से पहले हम लोग एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज या लेट अस अज्यूम, या मान लीजिए कि कोई एक रीजन है या कोई एक देश है और इस देश में कई सारे लोग रहते हैं। कई सारे मतलब बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। सही बात है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो बहुत सारा डिजायर होता है। यानी सपोज अगर मैं आपकी बात करूं, आप खुद को एज्यूम करिए, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी एज ए स्टूडेंट कुछ इच्छाएं होंगी। पहली, अगर आपकी एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बने। उसके अलावा अगर आपको घर से कोई खर्च मिलता है, अगर आप किसी सिटी में बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा होगी कि आपको एक मोबाइल गैजेट मिल जाए। ठीक है, तो पहली इच्छा आपकी सक्सेसफुल हो जाए। दूसरी इच्छा आपकी हो सकती है कि आपको मोबाइल मिल जाए। तीसरा, एक अच्छा खासा रेवेन्यू या पैसा घर से क्या करें, या तो आप खुद से जनरेट करें या तो आपको घर से प्राप्त हो। तो एक रेवेन्यू की बात करते हैं, तो यानी कि पैसे की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग रेवेन्यू की जगह पैसा ही कर लेते हैं। तो पैसा आपको मिले, आप ऐसा चाहोगे। अगर आपका 5,000 मंथ में चल रहा है तो आप ऐसा चाहोगे कि हमें हमें कम से कम 6,000 मिलना चाहिए। ये आपकी एक अलग से इच्छा होती है। उसके अलावा आप चाहोगे कि कुछ अच्छा अच्छा पहनो भी, अच्छा खाना भी चाहिए आपको, है ना। कई तरह की ये आपकी इच्छाएं हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। तो एज ए स्टूडेंट आपकी ये इच्छाएं हैं। वैसे ही आपके अलावा आपके बगल वाले दोस्त की कुछ अलग इच्छाएं होंगी। उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसको बाइक चाहिए, उसको क्या चाहिए, बाइक चाहिए, या उसको लग रहा होगा कि उसको कार चाहिए, है ना। तो वो डिमांड करेगा अपने पिताजी से या अपने फादर से कि उसे बाइक चाहिए या कार चाहिए। यानी कि कई तरह की इच्छाएं हो गई। अब आप यहां पर देख रहे हो, मैंने आपको सिर्फ 5 और 6 यानी कि टोटल 6 इच्छाएं आपको बताई, ये कोई स्टूडेंट चाह सकता है। ठीक, ऐसी ही बात करें तो इतने सारे लोग, यानी कि देश में आपको पता है कि लगभग जनसंख्या कितनी है। अगर आप इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की अप्रॉक्स क्या है,
जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या में इतने सारे लोगों में सबकी अलग अलग अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, सही बात है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे लोगों के अनलिमिटेड 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 डिजायर है, इन सारे लोगों की अनलिमिटेड डिजायर है, या हिंदी में बोलें तो असीमित इच्छाएं हैं इन सभी की। सही बात है। एक सेकंड इसको हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। हाँ, तो इनकी क्या है, असीमित इच्छाएं हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस देश में यानी एक पर्टिकुलर रीजन में, इस देश में क्या सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे कि जो इन सभी की इन सारे लोगों की सारी इच्छाओं की आपूर्ति कर सके, यानी कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति रिसोर्सेस करेंगे। आपको ये वाली बात तो पता है, रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, साधन। साधन, या आप ऐसा भी बोल सकते हो संसाधन। रिसोर्सेस मतलब संसाधन या स्रोत बोलते हैं हिंदी में। तो इनकी इच्छाओं यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि इतने सारे लोगों की इच्छाओं का समाधान कहां पर है, इस संसाधन पर। अगर संसाधन की उपलब्धि यानी रिसोर्स है अगर आपके पास, तभी आप इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। यानी कि आप अगर ये वाली बात समझते हो संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन की अगर मैं बात करूं तो संसाधन इस तरह से हो सकते हैं कि आपके पास लिमिटेड सॉइल है, लिमिटेड कोल है, लिमिटेड फॉरेस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पूरा फॉरेस्ट फॉरेस्ट इतना सारा फॉरेस्ट है आपके पास, या इतने सारे जंगल है कि आप जीवन भर आपका नहीं, आपकी पूरी पीढ़ी या पूरे देश के लोगों को फॉरेस्ट से आने वाली चीजों का लाभ हो सके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फॉरेस्ट से सपोज आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो क्या सारे लोगों को फ्रूट्स मिल जाएंगे? मतलब अगर 5 किलो फ्रूट हो, 5 किलो, ऐसा समझिए कि 5 किलो फ्रूट है आपके पास और खाने वाले इसको 500 लोग हैं। 500 लोग हैं तो क्या ये 500 लोग ये 5 किलो फ्रूट, 500 लोगों में ये 5 किलो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो रिसोर्स है ना, जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित है, सीमित रिसोर्स है। अब ये जो सीमित रिसोर्स होने की वजह से आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट के साथ। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। यानी 5 किलो एप्पल्स हैं अगर आपके पास और 500 लोग हैं तो उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, इसको कोई ना कोई तो मैनेज करेगा, और कोई ना कोई मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ आंकड़े की जरूरत है, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होगी आपको। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको ये समझना है कि देश है हमारा और इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और लेकिन सोर्स हमारे पास क्या है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। इसलिए इतने सारे लोगों में ये सारी चीजें बांटने के लिए उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट किसका होगा, संसाधनों का मैनेजमेंट होगा, जाहिर सी बात है। चलिए इरेज करते हैं। अगली चीज आपको क्या समझनी है, अगली चीज समझनी है आपको, मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थशास्त्र और अर्थ, तो अर्थव्यवस्था। इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्स लिमिटेड है आपके पास और हम सबकी डिजायर अनलिमिटेड है। तो इनको मैनेजमेंट का काम कौन है, तो इनको मैनेज करने का काम कौन करती है, ये अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र करता है। यही मैनेज करने का काम की थ्योरी लिखी हुई है अर्थशास्त्र में। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, यही मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब इतने सारे लोगों की इच्छाओं की जो आपूर्ति है उसको थ्योरेटिकली कहां बताया गया है, उसको थ्योरेटिकली बताया गया है अर्थशास्त्र में। जबकि प्रैक्टिकली कहां किया गया है, तो प्रैक्टिकली किया गया है अर्थव्यवस्था में। कहां किया गया है, अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकली किया गया है। प्रैक्टिकली में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे जीडीपी आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। ये वाले टर्म में अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इतने सारे लोगों की इतनी सारी इच्छाओं की आपूर्ति करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, और उस मैनेजमेंट को थ्योरेटिकली कहां बताया गया है कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीजों को बताया गया है अर्थशास्त्र में थ्योरेटिकली, यानी लिखा हुआ है, उसमें लॉ है बकायदे। लॉ कौन कौन से, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें
जबकि उसका प्रैक्टिकली अध्ययन आप कहां करते हो, इकोनॉमी में करते हो। तो हमारे पास जो हम लोगों को दिया जाता है वो है इकोनॉमी पढ़ने को, यानी कि हम लोग प्रैक्टिकली ये किस तरह से चीजें चलती है, किस तरह से ऑपरेट होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में। फिलहाल आपको यह समझना है यहां पर किसकी बात होगी। तो अगर मैं आपको दोनों में कॉमन एक चीज बताऊं, तो हम लोग एक चीज और करते हैं, वो है इन शब्दों को तोड़ते हैं। इन शब्दों को जब आप तोड़ते हो ना, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि इन दोनों शब्दों में एक चीज कॉमन है, वो है क्या है, अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का पर्यायवाची क्या है, अर्थ का पर्यायवाची है धन। और धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी। मनी यानी कि पैसा। तो पैसा, अर्थ यहां पर भी यानी अर्थशास्त्र में भी पैसा है, और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में भी पैसा है। पहली चीज में अगर बात करें तो अर्थ की जगह में अगर आप पैसा लिख दो, पैसा लिख दो, तो ये क्या कह सकते हैं कि पैसे का शास्त्र है। शास्त्र मतलब आप बिल्कुल समझ सकते हो शास्त्रों में क्या होता है, शास्त्रों में थ्योरेटिकली सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि थ्योरेटिकली कहां पर हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। जबकि अर्थ के साथ साथ यहां पर भी अगर हम लोग पैसा कर दें, तो पैसे की व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसके मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट की बात हो रही है। वो कहां पढ़ेंगे, वो हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस। अगर मैं आप इसी को इंग्लिश में डिफाइन करूं तो वो कैसा होगा, थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोनॉमिक्स, while the practical study of economic activities is called इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं बार बार बोल रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं। चलिए बात करते हैं अगली चीज, तो आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या चीजें आएंगी, वही पैसों का, पैसों, क्योंकि यहां पर आपको पता चल गया इकोनॉमिक्स में क्या आ गया है, मेन है पैसा। पैसा यानी धन। धन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, या फिर धन से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी क्रियाकलाप होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं इसे डिफाइन कर लूं तो कैसा होगा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ, थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। या फिर इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, जब इन आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी वही मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की सारी चीजें कहां लिखी हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, या आप थ्योरेटिकली लिखी हैं, शास्त्र मतलब थ्योरेटिकली लिखी हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे ये है इकोनॉमिक्स। जब हम वही चीज प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है देश में, प्रैक्टिकली किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा इकोनॉमी। तो प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोनॉमी। तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जब इन आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, प्रैक्टिकल स्टडी मतलब व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमी क्या है, अगर मैं समराइज करूं तो हमने देखा है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, किसका, पैसों का। तो वो मैनेज करने के लिए, वो मैनेजमेंट बताने के लिए कहीं थ्योरेटिकली कुछ चीजें लिखी होंगी। वो जो चीजें लिखी हैं किसी बुक में या कहीं पर भी, थ्योरेटिकली जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी पैसों के लेन देन को, पैसों के आदान प्रदान को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और जबकि उसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ किसका, तो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जब हम प्रैक्टिकली करने लगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगली लेक्चर सीरीज में ये जानेंगे कि
क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के बारे में तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे फैक्टर्स के बारे में। तब तक आप सभी इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो या एफर्ट अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। आप करंट अफेयर की सीरीज को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए या शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपना कमेंट या फीडबैक देना जरूर ना भूलें, क्योंकि वो कमेंट या फीडबैक जो भी होगा आपका वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। इसलिए जरूर से जरूर कमेंट करें अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो भी बताइए, अगर नहीं क्लियर है तो वो भी बताइए। हम लोग और नए एग्जांपल्स के साथ आपको चीजें और समझाने का प्रयास करूंगा मैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।